जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 3 और आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ना है वो सारा माइंड मैप के थ्रू आप तक पहुंच गया है। चलिए, आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, उम्मीद है आपने होम असाइनमेंट की होगी। मैंने चेक भी किया, लेकिन 40% स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट नहीं की। उनके लिए वार्निंग है, कल लाजमी करके आनी है असाइनमेंट। होम असाइनमेंट जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लेक्चर में शायद स्किप हो जाएं, तो जब पास्ट पेपर्स की हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें सामने आती है तो हम उसको बता देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई कंसेप्ट ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, तो पास्ट पेपर जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, याद रखिए इसमें हमारे दोनों काम हो रहे होंगे। एक पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी हो रही होगी और दूसरा हमारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा होगा। और पूरी उम्मीद है हमें कि कोई ना कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, किसको ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को क्या एडवांटेजेस होते हैं ऑडिट के। जी हमने 5 पढ़े थे, उसने 3 मार्क्स के साथ पूछा है। अच्छा सुनिए जरा, एक तो ये कि नीचे ऊपर क्वेश्चन, नीचे अटेम्प्ट का रेफरेंस है। 3 मार्क्स के साथ पूछा है, 5 पॉइंट्स हैं। क्या 3 लिखने चाहिए हमें या 3 से ज्यादा भी लिख सकते हैं? ज्यादा भी लिख सकते हैं। याद रखिए, ज्यादा लिखना सेफर साइड पे होता है, ठीक है, ताकि आपका एक आधा पॉइंट अगर गलत हो गया है तो वो जो सही वाला पॉइंट है उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादा लिखना बेहतर होता है, ठीक है। क्या आई कैप हमारे, अगर हम 3 पॉइंट उसने पूछे, हमने 4 लिख दिए, आई कैप क्या करेगा? पहली ऑप्शन, पहले 3 जो भी हुए उनको चेक करेगा, फोर्थ को इग्नोर कर देगा। कैसा करेगा? दूसरी ऑप्शन, वो हमारे वर्स्ट 3 चेक करेगा, यानी जिनमें सबसे कम। तीसरी ऑप्शन, वो हमारे बेस्ट 3 पॉइंट चेक करे, बेस्ट है। याद रखिए, आगे चल के हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कहेगा कि इसमें से 7 रिस्क आइडेंटिफाई करो, इसमें से 8 वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, इसमें से 3 थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो। तो जितने वो कहे नंबर उतना तो हम पे लाजमी है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन में ना इससे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप अगर इक्का दुक्का पॉइंट से ज्यादा भी, अच्छा बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि 7 पूछे आप 14 लिखने, नहीं 7 पूछे 8 या ज्यादा से ज्यादा 9, क्योंकि वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके ऊपर हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन स्किप हो जाए, तो एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देना हमेशा बेहतर होता है। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नई चीज सीखी इस क्वेश्चन से? एक आधा पॉइंट लिखना हमेशा बेहतर होता है। बताइए क्या एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेज है? सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस। सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस में क्यों? क्योंकि जो बंदा बिजनेस खरीद रहा है ना, वो कहेगा भाई वेरीफाइड एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे तो मैं इसकी वैल्यू बताऊंगा ना, कितने पैसे देने हैं मैंने। लोन में क्यों? बैंक कहता है लोन चाहिए तो वेरीफाइड एसेट्स की लिस्ट लाओ, बैलेंस शीट लेके आओ, ठीक है। फिर इसके बाद क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ऑल मिसस्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड ना, ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। फिर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस पता चल कि मैनेजमेंट अपनी स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, यानी जितनी भी ड्यूटीज है मैनेजमेंट की, वो पूरी कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। ये ड्यूटीज पता ना, जो भी मैनेजमेंट के जिम्मे काम लगाओ। और फिर डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल्स आइडेंटिफाई होती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर ले, फिर इसके बाद आता हूँ। एडवांटेज क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी उन्होंने क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि बता दीजिए कि कैसे पता चलता है स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मैनेजमेंट पूरा कर रही है कि नहीं कर रही। देखिए, आप में से जिन, मैं स्पेसिफिक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ, कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ, हाथ लगा, तकरीबन सबने, हाँ, उनको पता होगा कि कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट था कि डायरेक्टर की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। उसके आगे एग्जांपल्स, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। देख, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? जो रिक्वायर्ड बहलाओ। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब रिक्वायर्ड बहला नहीं। ये मैं पहले स्टैट्यूटरी की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लिखा हुआ था बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कौन कौन सी थी? सेल, परचेजेस, एसेट्स की डिटेल, लायबिलिटीज, फिर कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड होते थे कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। क्या ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, किसका?
उससे ये पता चल जाएगा कि नहीं मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की हुई हैं, तो ये पता चल गया, ठीक है। और नॉन स्टैट्यूटरी वो होती है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं, यानी जो फर्ज कीजिए शेयर होल्डर्स ने कहा हुआ है, जैसे आपने लॉ में ही पढ़ा होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या हमें ऑडिट करते हुए ये पता चल सकता है कि जो डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट है ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, कहीं से बाहर जाके काम तो नहीं कर रहे? तो ऑडिट करने से हमें मैनेजमेंट की स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज पूरी कर रही है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, मुझे कंसेप्ट से क्वेश्चन एक और मेरे जहन में आ गया। अभी मैंने कहा ऑडिटर ने वेरिफिकेशन करनी है किस चीज की? एक लफ्ज मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक लफ्ज बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोनों में क्या फर्क है? अकाउंटिंग साइकिल का नाम सुना है कभी आपने? अकाउंटिंग साइकिल का आधा हिस्सा होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आधा हिस्सा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? जनरल लेजर ट्रायल वगैरह, जिसमें सेल परचेजेस की ट्रांजैक्शन और एसेट लायबिलिटी डिटेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? शाबाश, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स लगाओ। ये फर्क जहन में रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क जहन में। हमने किस चीज की वेरिफिकेशन करनी है? हमारी जिम्मेदारी फाइनेंशियल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उनमें कोई गड़बड़ हुई है तो हमें वो भी पता चल जाती है, और अगर हम चाहें तो दूसरे लोगों को बता सकते हैं ये भाईजान आपने ये एसेट्स का रिकॉर्ड कंप्लीट मेंटेन नहीं किया हुआ। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि मैनेजमेंट अपनी स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज पूरी कर रही है कि नहीं, ऑडिट से ये भी पता चल जाता है। आगे चलें। कह रहा डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। हमने ये कंसेप्ट तो पढ़े हैं, लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिमिटेड कंपनी नहीं पढ़ा। तो भाई वही है, असल में डायरेक्टर्स जो होते हैं वो होते ही कंपनी में। तो हमने क्या करना है? स्टीवर्डशिप को एक्सप्लेन करना है, अकाउंटेबिलिटी को। और हमने याद किया होगा स्टीवर्डशिप क्या है? मैनेजिंग अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी। बस मेरी तसल्ली होगी। देखिए आप पहला सिरा, डोर का सिरा मुझे बता देंगे ना सर ये है, मेरी तसल्ली हो जाएगी कि दूसरे सिरे तक आप खुद ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। इन्होंने दो लफ्ज बोल दिए, मेरी तसल्ली हो गई, खत्म। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? डायरेक्टर्स कैसे अकाउंटेबिलिटी पूरी करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके, ठीक है। 4 नंबर है, इसका मतलब है 2 मार्क्स स्टीवर्डशिप के, 2 अकाउंटेबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट एक गलती करते हैं। ये कितने क्वेश्चन है? ये एक नहीं 2 क्वेश्चन है। कैसे पता चला 2 क्वेश्चन है? एंड के लफ्ज से। जब किसी एक सेंटेंस में रिक्वायरमेंट के अंदर, जब रिक्वायरमेंट के अंदर लफ्ज एंड आ जाए, इसका मतलब है इससे पहले वाला क्वेश्चन और था, इसके बाद वाला क्वेश्चन और। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, एक को स्किप कर जाते हैं। सिर्फ स्टीवर्डशिप लिखेंगे, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, दूसरे को भूल जाएंगे, घर जाके याद आएगा एक लफ्ज ये भी लिखा हुआ था। तो जहां पे एंड आए ना, वहां पे एंड को अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब है रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब हमने एक चीज ये भी पहले वाली भी बतानी है और जो आगे आने वाली है इसमें भी बताना। ये क्लियर है जी? चलिए, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती नहीं करते, 10 to 15%, लेकिन बहरहाल ये गलती अक्सर हो जाती है। आगे चल के जब बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें स्किप हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने एग्जाम में एंड के लफ्ज से, ठीक है। अच्छा, मार्क्स 4 है, मार्किंग स्कीम प्रोबेबली क्या होगी? 2 मार्क्स के होंगे, 2 इसके होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 ही क्वेश्चन थे हमारे। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन खत्म, पास कीजिएगा जी। अब प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। जी जी। जो ऑडिटर्स होते हैं वो जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है उसमें जो मिस स्टेटमेंट्स होती है तो वो उसको क्यों रिवाइज करके आते हैं? तो वो रिपोर्ट, क्वेश्चन इनका ये है सर, जब ऑडिटर के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो उनको चेक करता है ऑडिटर। अगर उनमें कोई गलती हो ना, तो वो शेयर होल्डर्स को बता देता है रिपोर्ट के जरिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। ये हमने पढ़ा। क्वेश्चन इनका ये है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास मौजूद है,
उसे पता भी है गलत है, तो बजाय ये कि वो शेयर होल्डर्स को ये बताए फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, वो उनको ठीक करके क्यों नहीं शेयर होल्डर्स को दे देता? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। इसलिए प्रैक्टिकली क्या होता है जरा सुन लीजिए, लेकिन याद रखिए फिर भी ये इलॉजिकल लगता है कि अगर एक चीज गलत है तो वो शेयर होल्डर के पास सही कर, पता चल गया क्या गलती है, तो वो बजाय ये कि शेयर होल्डर के सामने वो लेके जाया जाए और फिर कहा जाए ये गलत है, उसको सही करके क्यों नहीं शेयर होल्डर के सामने रखा जा रहा? ये बिल्कुल कुछ प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है ऑडिटर के हवाले करते हैं, ऑडिटर उनसे एक फॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, जी बताइए आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है आपके ख्याल में कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैनेजमेंट कहते हैं सर हमने अपनी तरफ से ना बिल्कुल ठीक बनाई है, हमारे ख्याल में तो कोई मसला नहीं है, बाकी आप अपना चेकिंग कर लें। ऑडिटर को जब कोई वेरिफिकेशन करते हुए कोई मिस स्टेटमेंट सामने आती है ना, तो प्रैक्टिकली याद रखें ऑडिटर फौरन ही शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट नहीं देता, बल्कि पहले मैनेजमेंट को एक मौका देता है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है कि सर आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर लें। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर ले तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी गलती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो जाती है ना, फाइनेंशियल ठीक हो जाती। लेकिन अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करती ना, फिर ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट देता है, और जिसमें वो कौन सी रिपोर्ट होती है? मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि गलतियां गड़बड़ है। तो ये समझ आ गया कि ऑडिटर खुद से फाइनेंशियल, उसके पास अथॉरिटी नहीं होती, उसके पास एक्सेस ही नहीं होती। प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के पास होता है, ऑडिटर के पास नहीं होता। ऑडिटर चेकिंग करता है और गलती आ जाए तो स्टेप नंबर 1 में क्या करता है? फौरन रिपोर्ट नहीं देगा, स्टेप नंबर 1 में क्या करेगा? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा। अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती फिर वो मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा। और याद रखें जब केस स्टडीज आएगी ना, तो आपने ये पॉइंट नहीं भूलना। बाज़ औक़ात हम ज्यादा बड़ा इशू जो होता है ना उसको एड्रेस कर जाते हैं, छोटे सिंपल इशू को इग्नोर कर देते हैं। कहता है गड़बड़ है, क्या कौन सी रिपोर्ट आएगी? स्टूडेंट कहता है डायरेक्ट मॉडिफाइड रिपोर्ट। एग्जाम में कहता है भाई आधे नंबर स्टूडेंट ने लूज कर दिए, क्यों? उसने मैनेजमेंट को करेक्टिंग करने वाली बात ही नहीं बताई। तो ये ज़हन में रखिएगा, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब मसला सामने आता है पहले मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे ठीक नहीं करनी हमने, फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट दिया जाता है। ऑडिटर बहरहाल खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक नहीं कर सकता। ऑडिटर खुद प्रैक्टिकली ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक नुक्ता भी नहीं लगा सकते बाय लॉ, एक नुक्ता भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हो जाएगा। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, वो तो मैनेजमेंट के पास है। क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? जी, ऑडिट में और रिव्यू में क्या फर्क है, ये हम स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में, इंशाल्लाह। ऑडिट और रिव्यू, इनका क्वेश्चन ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है, मैंने कहा मैं आज नहीं समझाऊंगा, कल समझाऊंगा। दोनों का मतलब, दोनों में कॉमन क्या चीज है भला? दोनों में वेरिफिकेशन होती है। ऑडिट भी वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, रिव्यू भी वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लेकिन दोनों में फर्क है। वो क्या फर्क है वो कल बताऊंगा, आज नहीं। जी, अगर कोई, हाँ अच्छा, अगर गवर्नमेंट फर्ज कीजिए अपनी कोई कंपनी किसी फॉरेन इन्वेस्टर को सेल करती है, तो ऑडिटर कौन होगा? देखिए ये दोनों आपस में बैठ के एग्री करते हैं। गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर से पूछती है आप बता दीजिए ये पाकिस्तान में लिस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जिसको आप कहें ऑडिट करवा लेते हैं उससे। अगर आप चाहते हैं बाहर की कोई फर्म आ जाए तो आप बता दें, उससे करवा देते हैं। नॉर्मली चूंकि पाकिस्तान की फर्म्स की इंटरनेशनल एफिलिएशन होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो लोकल फर्म को पॉइंट कर देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसमें क्वालिटी हमें वही मिलेगी जो कि इंटरनेशनल फर्म्स की है। क्योंकि फर्म्स एफिलिएटेड होती है ना, तो वो सारा सिस्टम जो इंटरनेशनल है वो लोकल फर्म्स ने अडॉप्ट किया। आपने बिग 4 का नाम सुना होगा, वो बिग 4 फर्म पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उनकी एफिलिएटेड फर्म पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में और जो यूएसए में फर्म है उनका काम करने का तरीकाकार एक जैसा है।
क्योंकि वो अपने सिस्टम, जब एफिलिएशन करवाते हैं ना किसी के साथ, तो उसके सिस्टम शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं लोग एक दूसरे के साथ। जी, अगर कोई आइटम मटेरियल मिस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दे, क्या वो काउंटेबल होगा? पहले तो इनका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहले मेरा सवाल, मटेरियल कौन सी मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, कौन सी इमटेरियल, ये कैसे पता चलेगा? 5% ऑफ प्रॉफिट का रोल है। अगर 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है मटेरियल, अगर कम है तो इमटेरियल। अगर वो इग्नोर कर दे जानबूझ के, तो बिल्कुल वो लायबल होगा, उसको फांसी पे लटका देंगे हम। भाई क्यों 5% ऑफ प्रॉफिट? अगर तो कम की होती ना तो हम छोड़ देते, लेकिन अगर ज्यादा की है और वो इग्नोर कर देता है, उसके सामने आई और उसने इग्नोर कर दी, तो क्या करना है? फांसी पे लटका दें। बिल्कुल वो लायबल है, भुगतेगा। जी, हाँ, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ऑडिटर इग्नोर कर दे, शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा? उनके पास तो अक्सर, हाँ, बहुत सी रीजन है। समटाइम नेक्स्ट ऑडिटर आ जाता है, वो कहता है पिछले साल में मसला है। समटाइम कोई अंदर के एम्प्लॉइज मुखबरी कर देते हैं कि सर ऑडिटर भी मिला हुआ है, उससे पता चल जाता है। ये जो बिग 4 आपने सुना है ना, ये अगर आज से 15 साल 20 साल पहले आप ऑडिट पढ़ रहे होते सीए कर रहे, तो आप सुनते बिग 5। एक 5वीं कंपनी थी आर्थर एंडरसन एंड कंपनी, उन्होंने यही काम किया था। 100 साल से कंपनी फर्म थी, चल रही थी 100 साल से, 100 साल। सिर्फ उसने 2 ऑडिट गलत किए, एक एनरॉन का, एक वर्ल्डकॉम का, 2 ऑडिट गलत किए, तो बाई फिर गई पूरी दुनिया में जितने भी ऑफिस थे सारे खत्म, वो ऑफिस भी खत्म, सिर्फ 2 ऑडिट गलत किए थे। तो कैसे पता चला? वो मुखबरी हो गई, सामने आ गए। और फ्रॉड जो होते हैं ना, वो अल्टीमेटली कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं। तो चाहे आज उनका, पता है क्या, आज खड़े हैं ना, आज उनका 6 साल पहले वाला जो फ्रॉड था ना, जो बात, और फर्म को पता था सीएफ, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, 6 साल पहले वाली स्टोरी सामने आई थी, आजकल की नहीं आई थी। तो वहां के इन्वेस्टर ने ये नहीं सोचा कि 6 साल पुरानी बात है, चलो छोड़ो माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं, पहले भी वही पार्टनर थे 6 साल पहले, आज भी वही पार्टनर है, ये उधर भी ये काम करते थे, ये आज भी यही काम कर रहे होंगे। ट्रस्ट खत्म हो जाता है। हमारा प्रोफेशन, हम क्या चीज बेचते हैं? ट्रस्ट है सिर्फ हमारा, अश्योरेंस, इसी चीज का नाम है ना, अश्योरेंस। ठीक भाई, ये सवाल समझ आ गया आपको? ठीक है, सवाल समझ, जो पूछा था आपने। आपका क्या क्वेश्चन है? क्या मॉडिफाइड का मतलब बेस्ट व्यू है? मॉडिफाइड का लफ्ज याद रखिएगा, मैंने ऑडिट रिपोर्ट के साथ जोड़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नहीं जोड़ा। और ट्रू एंड फेयर व्यू और बेस्ट व्यू का लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जोड़ा है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ नहीं जोड़ा। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करती है या नहीं करती। और आप ये नहीं कह सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है, वो रिपोर्ट होगी जो मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड होगी। तो ये फर्क ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? तो मॉडिफाइड अलग है, बेस्ट व्यू अलग है। जी मेरे, जी पूछो पूछो पूछो। ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है या कुछ और चीजें भी? कुछ और चीजें भी, लेकिन आगे सवाल नहीं पूछना आपने कि वो क्या चीज। हमारे सिलेबस की हद तक सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो C5 लेवल पे जाता है। अच्छा, अब आते हैं C5 लेवल पे, जब आप जाएंगे ना, वहां पे पढ़ेंगे ऑडिटर और कौन कौन सी चीजें वेरीफाई करता है। चलें चलते चलते कि बता देता हूं मैं ये स्टेटमेंट देता हूं। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस अटेम्प्ट में मेरे पास, फर्ज कीजिए मैंने ये स्टेटमेंट दी, 500 स्टूडेंट पढ़ते थे ये सब्जेक्ट। आपको तो नहीं पता सही है कि गलत है। क्या एक आपको अगर शक है, आप किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहें, ऑडिटर से कहें, सर की ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर दो, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? वेरीफाई क्यों नहीं कर? पिछले साल का रिकॉर्ड देख लेगा, सारे स्टूडेंट्स जो है, लिस्ट है, CRN नंबर, रोल नंबर, सारा कुछ होता है। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, ये एक स्टेटमेंट तो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है, फाइनेंस, इसको भी वेरीफाई करते हैं, लेकिन ये आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में कंसेप्ट में वर्ड यूज हुआ था इंटरनल कंट्रोल। बहुत अहम कंसेप्ट, बहुत अहम, इसीलिए कल नहीं करवाया था। इसके ऊपर 15-20 मिनट लगाऊंगा मैं। तैयार हैं सीखने के लिए?
आपने एक पढ़ा होगा सिस्टम, दुनिया का कोई भी सिस्टम जो होता है ना, अच्छा ये बोर्ड थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम है, ये 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक, अभी आपने फोकस करना है, ये सारी चीजें इग्नोर कर दें। डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन है। अब आपका इम्तिहान है, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना है और कंसेप्ट पे फोकस करना है। सिस्टम, दुनिया का कोई भी सिस्टम, उसके 3 हिस्से होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये पता है ना। जो काउंटिंग सिस्टम है इसके भी 3 हिस्से होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग, एग्री करते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग। अकाउंटिंग सिस्टम का आउटपुट क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं F/S लिख रहा हूं अपना टाइम बचाने के लिए, आपने अपना टाइम कभी नहीं बचाना, पूरा लिख। एब्रिविएशन मुझे सख्त नापसंद है जब स्टूडेंट यूज करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, फटाफट बता भाई। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट शामिल नहीं होती, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट वो भी शामिल नहीं होती। अच्छा चलें ठीक है, 5 चीजें होती हैं ना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट। ओके, इनपुट क्या है? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन भाई, सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शंस डालेंगे तो जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होंगी ना। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन? बहुत सी ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल सेल्स की ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल परचेज की ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह। इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स की ट्रांजैक्शन, देते रहे एग्जांपल, बाद में पछताएंगे इतनी एग्जांपल्स क्यों दे, अभी बताता हूं क्यों थोड़ी देर के बाद। ये ट्रांजैक्शन कभी सेल होगी, कभी परचेज होगी, कभी खर्चे होंगे, कभी कैश आ रहा होगा, कभी कैश जा रहा होगा, यही हो रहा होगा। सारी ट्रांजैक्शन काउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड होती हैं। आप अकाउंटेंट हैं, काउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, से कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, क्रेडिट्स क्रेडिट, ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होंगी। फिर सिस्टम के अंदर कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ लोग कुछ काम करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है? कुछ लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब ये कुछ लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है कि चुटकियों में बन जाती है। जैसे ही आपने डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट किया, चुटकियों में बन जाते हैं। जैसे ही इन्वेंट्री आई, परचेजेस डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चुटकियों में नहीं। कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, फिर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और उसके बाद कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। अच्छा, मेरी राइटिंग कम कम स्टूडेंट को समझ आती है, आपने राइटिंग के साथ जो बोल रहा हूं स्पीकिंग, इसके ऊपर भी फोकस करना है। मैनेजमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई की जाती हैं, इसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जिनसे गुजर के ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, इन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इन पॉलिसी एंड प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई होगी, काउंटिंग में क्वेश्चन किए होंगे, नीचे एक एडजस्टमेंट होती थी, स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख रुपया। ये स्टॉक की वैल्यू क्या ऐसे ही आ जाती थी कि कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ते थे? क्या करना पड़ता था? स्टॉक काउंटिंग करनी पड़ती थी। क्या स्टॉक काउंट किए बगैर बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकती हैं? नहीं बन सकती। ये स्टॉक काउंट करना, ये है इंटरनल कंट्रोल। ये है इंटरनल कंट्रोल। एक और चीज मुझे बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैंक का बैलेंस आता था?
क्या जो टी अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होता है 31 नंबर पे वही बैलेंस शीट में डाल देते हैं कि उससे पहले एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, बीआरएस बना के फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं कि बीआरएस के बगैर भी बन जाती हैं? बीआरएस बनाने के बाद। तो इसका मतलब यह है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जरूरी है क्या? ये है इंटरनल कंट्रोल। ये बीआरएस बनाना ये ट्रांजैक्शन कोई नहीं होती, ये ध्यान में रखिएगा। ये इटसेल्फ ट्रांजैक्शन कोई नहीं है, बल्कि ये जो कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस है उनको देखने के लिए कि सही हुई है कि नहीं, कोई एरर या मिशन तो नहीं रह गया, उसके लिए बनाई जाती है। यह है इंटरनल कंट्रोल, जो इटसेल्फ ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी को इंश्योर करता है कि वो ठीक रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। स्टॉक काउंट करना इटसेल्फ कोई ट्रांजैक्शन है। आप जिंदगी में कभी ये नहीं देखेंगे कि स्टॉक काउंट को रिकॉर्ड करो, नहीं नहीं, उस रिकॉर्ड होती है सेल की ट्रांजैक्शन, परचेज की ट्रांजैक्शन। स्टॉक काउंट तो एक एक्टिविटी है जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाँ, उसके बाद अगर कोई कमी बेशी सामने आए उसकी एंट्री पास होती है, उसकी ट्रांजैक्शन पास होती है, वो अलग है। लेकिन इन इटसेल्फ स्टॉक काउंट करना ये क्या है? अच्छा, अगर समझ आ गया, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सही जवाब दे दिया आगे चलूंगा, वरना इसका मतलब टाइम जाया किया हमने। सेल की ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन है सेल की 10 लाख रुपए की, ये ट्रांजैक्शन है कि इंटरनल कंट्रोल? ट्रांजैक्शन, शाबाश। अच्छा, एक कस्टमर आया, कहने लगा मुझे 10 लाख की उधार सेल कर दो। हमने सीएफओ से पूछा, सर इसको उधार सेल करनी है कि नहीं करनी? उससे अप्रूवल ली, उसने अप्रूव कर दिया। ट्रांजैक्शन अभी सेल की नहीं, लेकिन सीएफओ ने अप्रूव कर। बताइए ये अप्रूवल ट्रांजैक्शन, शाबाश शाबाश, प्रोसीजर फॉलो किया, ये चीज, ये इंटरनल कंट्रोल है। बाद में जब सेल करेंगे वो ट्रांजैक्शन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल समझ आ गया? ये ट्रांजैक्शन जो होती है ना, ये बेसिकली अमाउंट्स में इवेंट्स होते हैं, जबकि पॉलिसी एंड प्रोसीजर ये कंपनी के प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है? अगर आपको समझ आया फर्क ट्रांजैक्शन में इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझ आया कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर जिनसे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, तो अब आगे बात जो है ना मजीद क्रिटिकल होने जा रही है। अटेंटिव होके बताइएगा मुझे, अगर समझ आया इंटरनल कंट्रोल तो बताइए फिर इंटरनल कंट्रोल गुड थिंग है या बैड थिंग है? पक्की बात है, गुड। हमारे सीनियर हमें ये कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। फिर हमें कहते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो ए ऑडिटर तुम खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं? अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती का चांस कम है। अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती का चांस। बे स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या? अगर किसी जगह पे स्टॉक काउंट हो रहा है तो बताइए इन्वेंट्री की फिगर सही होगी कि गलत? मोस्ट प्रोबेबली सही होगी। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। और अगर स्टॉक काउंट नहीं, पता चला स्टॉक काउंट नहीं हो रहा, अंदाजे से फिगर डाल दी, वीक है, गलती का चांस। एक सवाल का और जवाब दीजिए। एक कंपनी एक ऑडिट करने के लिए गए, वो हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है। फिर कंपनी बी का ऑडिट करने के लिए गए, वो हर 6 महीने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है। बना दोनों रही हैं। किसका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है? ए का, क्योंकि उसके एरर मिशन फौरी एडजस्ट हो रहे होंगे। और बी का वीक है, उसके एरर मिशन टाइमली ठीक नहीं हो रहे होंगे। बी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों का चांस, अगर 4th मंथ एंड पे ईयर एंड आ गया, ईयर एंड चौथे महीने के जब बीआरएस नहीं बनती, तो वो तो जो भी एरर मिशन होंगे वो तो अनकरेक्टेड होंगे। तो इंटरनल कंट्रोल समझ आया क्या है? फिर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। स्ट्रॉन्ग है तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट
कम है, और वीक है तो रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताइए आपके कितने सब्जेक्ट हैं इस अटेम्प्ट में दे रहे हैं, कौन कौन से? ऑडिट, टैक्स और R2, ठीक है। फर्ज की आप मुझे बताइए आपने एक दिन में 6 घंटे अगर पढ़ना है तो सारे सब्जेक्ट्स को एक जैसा टाइम देते हैं कि मुश्किल सब्जेक्ट को ज्यादा और आसान को कम? ऐसा ही करते हैं ना, ये लॉजिकल है ना, ऐसे ही होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा है उसमें हमें काम ज्यादा करना है, जिसमें रिस्क ऑफ फेलियर कम है हमें काम कम करना है। अब मुझे बताइए रिस्क ऑफ फेलियर ऑडिट में ज्यादा है कि R2 में? ऑडिट में। हाँ? नहीं, R2 में भी मेहनत करनी है। R2 में मैं ये नहीं कह रहा R2 का टाइम कम करके ऑडिट के बराबर लाओ, ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कह रहा हूं, टाइम बढ़ा के। इससे एग्री करते हैं इस अप्रोच से? ये बहुत बड़ी अप्रोच आपके सामने रख रहा हूं कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो काम ज्यादा करना है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम है तो काम। तो मुझे बताइए, अब कंप्लीट पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, प्रोसीजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हुए प्रोसीजर कम, क्योंकि रिस्क कम है, प्रोसीजर कम। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, हमें प्रोसीजर भी ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेंगे। भाई यहां तक बात समझ आई आप? भाई यहां तक बात समझ आई आप? अब आगे चलते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल के वीक है, ये स्ट्रॉन्ग, इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या होता है ये समझ आ गया? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम है। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। और अगर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो प्रोसीजर ज्यादा करना है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम है तो प्रोसीजर कम करना है। यहां तक बात समझ आई? यहां पे एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, मुझे लग रहा है कल वाले कंसेप्ट हमारा कंफ्लिक्ट कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या उसने ट्रांजैक्शंस पे ओपिनियन देना है, इंटरनल कंट्रोल पे, इसको मैं इंटरनल कंट्रोल पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस चीज के बारे में बताना, ठीक है कि नहीं? तो मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, आपने उसे ट्रू और फॉल्स करना है। मेरा कहना यह है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपिनियन देना। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे या किसी और चीज पे ओपिनियन देना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए बाकी की चीजें उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए डायरेक्टली। बताइए ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो हमने वेरीफाई करना ही करना है, इसके साथ साथ इंटरनल कंट्रोल्स को भी कंसीडर करें? भाई मुझे समझ नहीं आई, क्यों कंसीडर करें? इंटरनल कंट्रोल के ऊपर तो ओपिनियन देना ही नहीं है। हाँ, इसलिए कि हमने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन नहीं देना, ठीक है, नहीं देना, लेकिन इंटरनल कंट्रोल इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमने वेरीफाई तो करना है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर कितने परफॉर्म करने हैं, वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर कम करने हैं कि ज्यादा करने हैं, ये कैसे पता चलेगा? इंटरनल कंट्रोल्स, हम इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, इससे हमें पता चलता है कहां पे रिस्क कम है, कहां पे ज्यादा है। जहां पे रिस्क कम होता है वहां पे हमारे प्रोसीजर कम, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे हमारे प्रोसीजर। इस अप्रोच को कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच, जो आपको समझा रहा हूं। आज से 50 साल पहले ऑडिट करने की एक अप्रोच होती थी, उसे कहते थे प्रोसीजर बेस्ड अप्रोच। प्रोसीजर बेस्ड अप्रोच में क्या होता था? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फोकस करते थे, हर चीज के ऊपर एक बराबर, जो मुश्किल है उसके ऊपर भी वही प्रोसीजर, जो आसान है उसके ऊपर भी वही प्रोसीजर। फिर जब एडवांस
मिसस्टेटमेंट आई प्रोफेशन में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो प्रोसीजर बेस्ड अप्रोच है ना, इसको कैंसिल कर दो, ये गलत है, रिस्क बेस्ड अप्रोच लाओ। वो क्या, पहले इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करो, अगर स्ट्रांग है तो रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट कम, फिर यहाँ पे प्रोसीजर कम, और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो फिर प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर। ये बात समझ आ गई? आगे चले। इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया, यहां तो पता चलेगा स्ट्रांग है या वीक है। अगर अप्रूवल्स हो रही हैं, अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही हैं, स्टॉक काउंट वगैरह हो रहे हैं, तो इसका मतलब कंट्रोल स्ट्रांग। और अगर नहीं हो रहे, जब इंटरनल कंट्रोल वीक होता है ना, उसे वीकनेस भी कहते हैं, उसे डेफिशिएंसी भी कहते हैं, उसे डेविएशन भी कहते हैं। एक ही चीज के तीन नाम। इंटरनल कंट्रोल वीक हो तो उसे वीकनेस भी कहते हैं, डेफिशिएंसी भी कहते हैं, डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई गड़बड़ हो, फिर से बताइए उसे क्या कहते हैं? वीकनेस, मैं वीकनेस का लफ्ज लेके आगे चलूंगा, डेफिशिएंसी या डेविएशन। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ हो सकती है, इंटरनल कंट्रोल की गड़बड़ को क्या कहते हैं? इन इंटरनल कंट्रोल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गड़बड़ होती है इसे क्या कहते हैं भला? मिस स्टेटमेंट। शाबाश शाबाश, ये बात समझ आई? एक स्टूडेंट कहने लगा सर एक क्वेश्चन था, उसमें कर रहा था तो उसमें वीकनेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, तो वो उसमें क्या कर, ऐसे जैसे ही मैंने सुना उसको एक लगाई मैंने। क्यों लगाई? वीकनेस इंटरनल कंट्रोल में होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी होती है। फिर दूसरा स्टूडेंट आया, कहने लगा सर मैंने इंटरनल कंट्रोल स्टडी करा था, उसमें मिस स्टेटमेंट आए, मैंने उसको भी एक लगाई। क्यों? इंटरनल कंट्रोल में तो वीकनेस होती है, मिस स्टेटमेंट थोड़ी होती है। तो सही वर्ड सही कंटेक्स्ट में यूज करना है। इन्होंने मॉडिफाइड वाला सवाल पूछा था, मॉडिफाइड रिपोर्ट के साथ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मॉडिफाइड। ये बेसिक्स हैं, इनके ऊपर ग्रिप होगी ना तो एडवांस कंसेप्ट भी समझ पाएंगे। तो वीकनेस किस में होती है और मिस स्टेटमेंट किस में होती है? सुन लीजिएगा, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल से रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ता है, लेकिन रिस्क ऑफ और रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट होना और चीज है, मिस स्टेटमेंट होना और चीज है। हाँ, टेक्निकल कंसेप्ट है, नहीं समझ आए ना? समझ आ रही है? फिर से सुनिए। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं एग्जांपल ऐड कर दूं, तो थोड़ा फिर लेक्चर स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन कंसल्ट मैं आपको बता रहा हूं वीकनेस में और मिस स्टेटमेंट में फर्क है। एक भाईजान है, डेली नहीं आते, टाइम पे भी नहीं आता है, हर रोज 1.25 घंटा पढ़ते हैं, कहते हैं सर काम तो सारा कर लिया है, तो बाकी मैंने 45 मिनट नहीं पढ़ने और मैं बोर हो गया हूं। डेली 2 घंटे भी नहीं पढ़ते, वीकली टेस्ट भी नहीं देते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, सवाल भी नहीं पूछते। इनके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है? रिस्क ऑफ बहुत ही वीक। हाँ, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा, रिस्क ऑफ फेलियर, इससे एग्री करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा है। एग्री करते हैं ना? क्या कंफर्म में फेल हो जाएंगे? कंफर्म नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट जो ये काम करते हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो होते हैं जो कम मेहनत करते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होता है जो ज्यादा मेहनत करके भी फेल, ऊंच नीच तो हो जाती है, लेकिन ऑन एवरेज जो ये काम नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। तो याद रखिए। अब मुझे ये बताइए, अगर इन्होंने ये सारे सेशन में यही अपना तरीका वारदात जारी रखा, एंड में पेपर दिए, आखिरी महीने फर्ज कीजिए इन्होंने तैयारी अच्छी पास हो गए, या किस्मत से इन्होंने 12 चैप्टर याद किए, 8 चैप्टर याद नहीं किए, किस्मत से पेपर उन्हीं 12 में से आ गया, पास हो गए। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट था,
मिस स्टेटमेंट नहीं थे। आपको एक एग्जांपल दी थी ना इस सालात कंपनी की, जब उन्होंने पीटीसीएल को बाय करना था उन्होंने कहा ऑडिट करवाओ। तो बेसिकली मुझे इसलिए याद है, इसलिए पता है क्योंकि उस ऑडिट टीम का हिस्सा मैं भी था। पीटीसीएल का ईयर एंड है 30 जून। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि आपने मुझे टाइम दिया है तो बाकी की ये वाली चीज हम कल कर लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का आगाज है ना, तो जरा धीरे धीरे आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर होता है। कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, फिर उसके बाद स्पीड कर लेंगे हम, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, नहीं यानी वो बाद में ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाए। बेफिक्र आपने सिर्फ मुझे ये ओके करते रहना, जो समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं। अभी स्पीड की तरफ आपने तवज्जो नहीं देनी। हमने पढ़ा था एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, पीटीसीएल एक लिस्टेड कंपनी है, पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है, लिस्टेड कंपनी ने हर साल अपना ऑडिट करवाना है, उसका ईयर एंड है 30 जून, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। 31 जनवरी को क्या उसका कोई ऑडिट होगा? 7 महीने के बाद? नहीं होगा ना, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। लेकिन जब सालात वाले आए, उन्होंने कहा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के दे, फिर हम आपको बताएंगे हम कितने की बोली लगाते हैं। गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस थे, 3 बेसिकली 2 ऑप्शन थी। इन्वेस्टर ने तीसरी ऑप्शन बताई, आपने बतानी है ये 2 ऑप्शन समझे। पहली ऑप्शन, गवर्नमेंट ने कहा ये है 30 जून 2004 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी गुजरा है। उसने कहा ये तो 7 महीने पुराना है, तब तक तो पता नहीं क्या ऊंच नीच आ जाएगी, ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फिर दूसरी ऑप्शन आई, अच्छा फिर ऐसा करते हैं 30 जून 2005 पे ऑडिट होगा ना, तब तक इंतजार कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा नहीं हमारा खजाना खाली है, पैसे तो हमें अभी चाहिए। फिर दरमियानी रास्ता निकाला, क्या? 7 माह का ऑडिट करवाया। हालांकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं था, लेकिन चूंकि सेल परचेज ऑफ बिजनेस करना था, उसके लिए जरूरी था, तो फिर उन्होंने स्पेशल ऑडिट करवाया 7 माह। ये कौन सा, ये स्टैट्यूटरी था कि नॉन स्टैट्यूटरी? अच्छा, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सुनिए। जब ऑडिट टीम का ऐसा था, तो मैं उसमें जो एरिया वेरीफाई करा, ऑडिट टीम में ना डिफरेंट, बड़ा क्लाइंट हो ना तो एक से ज्यादा लोग ऑडिट करते हैं। उसमें कोई समझ लीजिए 50-60 के करीब लोगों की टीम थी। तो एरियाज बांट दिए जाते हैं, आपने सेल्स को वेरीफाई करना है, आपने परचेजेस को करना है, आपने इन्वेंट्री को, आपने फिक्स एसेट्स को, आपने क्रेडिटर्स को, आपने डेटर्स को। मेरे हिस्से एरिया आया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में वेरीफाई करने के लिए गया तो मैंने देखा बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही है 10 लाख। मैंने कहा इन्वेंट्री वेयर हाउस किधर है? उसने कहा सर ये जो सामने दरवाजा खुला हुआ है इसके अंदर चले जाएं, सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मैंने कहा अच्छा ये दरवाजा खुला, कोई और रास्ता भी है? उसने कहा बिल्कुल है सर। सर ये देखे दीवार है ना, सीढ़ी लगाए, जंप लगा के, उधर कोई छत नहीं है, ऊपर 4 दीवारी की हुई है, छत कोई नहीं ऊपर। जाएं आगे वेरिफिकेशन करें, चाहे दरवाजे से जाएं चाहे दीवार से जाएं, आपकी मर्जी। मैं कहा दरवाजा भी खुला, छत भी खुली, ओके। इन्वेंट्री जाके काउंट की, इन्वेंट्री थी पूरी 10 लाख की 10 लाख काउंट की जाके। मैंने इन्वेंट्री काउंट की, इन्वेंट्री काउंट करना नहीं समझते, गिनी जाके, स्टॉक काउंट किया, इन्वेंट्री पूरे थे। बताइए क्या मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे? नहीं थे। ठीक है, क्या मुझे चुप करके वापिस आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई मसला है? मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? छत नहीं है, बारिश आई, धूप आई, इन्वेंट्री खराब हो सकती है। दरवाजा भी नहीं है, इन्वेंट्री चोरी भी हो सकती है। अच्छा, रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक बढ़ गया, रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन, रिस्क ऑफ थेफ्ट बढ़ गया। अच्छा, रिस्क ऑफ थेफ्ट है, एग्री करते हैं, लेकिन थेफ्ट नहीं था क्योंकि इन्वेंट्री पूरी थी। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट थी? नो सर, नहीं थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट, तो हमने रिपोर्ट कौन सी दी होगी? अनमोडिफाइड। लेकिन रिस्क था, इंटरनल कंट्रोल वीक था। क्या हमें ये किसी ना किसी को बताना चाहिए था? ये ऐसे बताना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे सुनिए,
यहां पे रुक जा जरा। इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, क्या हमें किसी को बतानी चाहिए? किसको बतानी चाहिए? कितने स्टूडेंट का ख्याल है? हाथ उठा के बताएं। कितने स्टूडेंट का ख्याल है मैनेजमेंट को बताएं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है शेयर होल्डर्स को बताएं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है दोनों को बताएं? पहले मैनेजमेंट को फिर शेयर होल्डर्स को। अच्छा बताइए, जब आपका रिजल्ट आता है घर वाले क्या पूछते हैं? पहली ऑप्शन ये पूछते हैं रिजल्ट क्या है, या ये पूछते हैं कि सारा साल क्या करते रहे, सारा सेशन क्या करते रहे? मुझे ये बताइए, रिजल्ट आया, भाई ने पूछा रिजल्ट क्या है, वाले साहब ने पूछा रिजल्ट क्या है, आपने कहा मैंने बड़ी पढ़ाई की थी, रोज 2-2 घंटे पढ़ता रहा है, बड़े क्वेश्चन, ये देखे 4 रजिस्टर भरे हैं, ये मेरे टेस्ट हैं सारे, मैं टेस्ट भी देता रहा था, ठीक है, सर से सवाल भी बड़े पूछे थे। वो भाई क्या कहेंगे? वो भाई कहेगा ओ इधर उधर की बातें ना कर, मुझे रिजल्ट बता, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे तुम्हारी एफर्ट से गर्ज नहीं है, रिजल्ट से गर्ज है, रिजल्ट बताओ। भाई ऐसे ही होगा ना? शेयर होल्डर को बताइए क्या इस सिस्टम से गर्ज होगी कि कौन सी पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैनेजमेंट ने अडॉप्ट की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, या उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गर्ज होगी, ठीक है कि नहीं? यस। तो याद रखें, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल शेयर होल्डर्स को कभी कम्युनिकेट नहीं करते, उन्हें इससे कोई गर्ज ही नहीं है। तो इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस अगर होगी किसको कम्युनिकेट करनी है? फिर बताइए, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल किसको कम्युनिकेट करनी है? मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ओनली। अच्छा, ज़बानी कलामी करेंगे कि रिटर्न फॉर्म में? तो याद रखें, हम रिटर्न फॉर्म में जो भी लेटर लिखते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ नाम जरूर देते हैं। जैसे होता है ना अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे होता है अथॉरिटी लेटर, जैसे होता है टर्मिनेशन लेटर, तो उसी तरह हम एज ऑडिटर जो भी रिटर्न फॉर्म में पेज, उसका कोई ना कोई नाम। तो जिस पेज के वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल लिख के मैनेजमेंट को देते हैं, उसका भी एक नाम है। क्या नाम है उसका? मैनेजमेंट लेटर कहते हैं, या उसे मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेस ये कहते हैं। समझ नहीं आ रही होगी आपको, मुझे पता है जो लिखा है, लेकिन नहीं, जो लिख रहा हूं मैं, लिखे नहीं हुआ। मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेस। मैनेजमेंट लेटर क्यों कहते हैं? मैनेजमेंट दिया जा रहा है। लेटर ऑफ वीकनेस क्यों कहते हैं? और जो फाइनेंशियल, अब इसके अपोजिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है उसे क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट। किसी को बतानी चाहिए? किसको? अच्छा, प्रैक्टिकली एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करते हैं। पहले मैनेजमेंट को कहा, मैनेजमेंट फर्ज करें मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की हुई, तो मिस स्टेटमेंट किसको बताएंगे? ज़बानी कलामी के रिटर्न फॉर्म में। उस लेटर को क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। शाबाश। तो अब आपको फर्क समझ आ गया होगा इंटरनल कंट्रोल में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये फर्क भी समझ आ गया होगा, इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क है, ठीक है ना? और इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ हो उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गई ये बात? चलिए ये अच्छा, आप मुझे बताइए, हमारी वाली एग्जांपल पे वापस आ जाएं। वो जो मैंने इन्वेंट्री में एक वीकनेस मुझे नजर आई, हमने ऑडिट रिपोर्ट में इसको इंक्लूड किया होगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट को किया था रिटर्न फॉर्म में कि भाईजान ये मसला है, इसको ठीक कर लें, अभी तो मिस स्टेटमेंट नहीं है, कल को हो सकती है, रिस्क है, रिस्क है। भाई ये क्लियर हो गया आपको? चले, ये है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, अब टाइम कितना है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वन बाय वन जी। नहीं, इनका क्वेश्चन ये, उन्होंने कहा सर अभी तो आपने कहा था कि ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक नहीं करता, और अभी आप कह रहे हैं कि उसमें देखना है, उसको पता चल रहा है। याद रखें,
हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। इनके ऊपर यानी हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताना, ट्रांजैक्शंस ठीक है कि नहीं। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट नहीं कर रही फर्ज करें तो फिर नहीं। यानी हमने अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देना है, इनके ऊपर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा किसी के ऊपर ओपिनियन नहीं देना। लेकिन याद रखें इसका यह मतलब नहीं कि हम इनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कंसीडर ही नहीं करते, नहीं नहीं कंसीडर करते हैं। स्टैंडर्ड में एक लाइन लिखी हुई है टेक्निकली कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैं एहतियात के साथ, क्योंकि एडवांस वर्ड है ना, एहतियात के साथ बोल रहा हूं, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं। कहता है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल बट नॉट फॉर पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल बट रादर टू असेस रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। ये बात समझ आई? ये बात है, यानी ऑडिटर ने जो अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल की ऑब्टेन करनी तो है, लेकिन इसलिए नहीं कि इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया रिपोर्ट में, इसलिए नहीं क्योंकि शेयर होल्डर को इंटरनल कंट्रोल से कोई गर्ज ही नहीं है, बल्कि किस लिए, ताकि इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे रिस्क असेस करे, रिस्क की बेस पे प्रोसीजर डिसाइड करे। ठीक है, उसने डायरेक्टली इस चीज के ऊपर ओपिनियन नहीं देना। क्लियर हुई ये बात? और हाँ, वेरिफिकेशन करते बुक्स ऑफ, जिस तरह हम इंटरनल कंट्रोल, जिस तरह हम ऑडिट करते हुए वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हुए हम इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करते हैं, उस तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी कंसीडर करते हैं। हम क्लाइंट से कहते हैं लाओ भाई अपना रिकॉर्ड लेके आओ, कैश बुक लेके आओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लेके आओ, ठीक है, दूसरी चीजें लेके आओ, सेल्स का रिकॉर्ड लेके आओ, परचेजेस का, ये सारा लेके आते हैं। लेकिन इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस, डायरेक्टली इनके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हम। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? यानी कंक्लूजन वाली लाइन बोल रहा हूं, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में ये तीनों चीजें शामिल हैं, ट्रांजैक्शंस भी, इंटरनल कंट्रोल भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। एज ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। काम हम इनके ऊपर भी करेंगे, काम हम, लेकिन क्यों करेंगे इनके बारे में बताना तो जरूरी नहीं है, रिस्क असेस करने के लिए। शाबाश, एक पर्पस होता है सिर्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका एक पर्पस होता है। वो पर्पस क्या है? रिस्क असेसमेंट। इनके ऊपर रिपोर्ट में ओपिनियन इंक्लूड करना पर्पस नहीं है। रिपोर्ट में ओपिनियन सिर्फ तीनों में से एक चीज का आएगा, क्या? लेकिन प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग हम इनकी भी ऑब्टेन करेंगे। क्यों? रिस्क असेसमेंट के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, ये हाँ जी बिल्कुल। इसमें अगर हमें कोई भी मसला मसाइल नजर आता है ना, इन दोनों में कोई भी मसला मसाइल नजर आता है, तो आपने उसे, चूंकि रिपोर्ट में तो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना, उसे हम फिर लेटर ऑफ वीकनेस में मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन जी सर। जिस तरह डेप्रिसिएशन प्रोविजंस और अक्रूवल अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो सारी इंटरनल कंट्रोल में फॉल करती है। हाँ, इसके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड कर। अब देखिए, मैंने अभी आपको सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स बताई हैं इंटरनल कंट्रोल्स की। ये असल में इंटरनल कंट्रोल्स की ना कुछ मजीद एग्जांपल्स पूछना चाह रहे हैं, और मुझसे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने बताई हैं, कहाँ बताइए सर ये इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं। मैं भी ज्यादा आपको एग्जांपल्स शेयर नहीं करना चाहता, अभी ब्रॉड लेवल पे कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूं। जब कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना, फिर उसके बाद एग्जांपल्स बहुत सी आएंगी। क्वेश्चंस में बेतहाशा एग्जांपल्स है। हमारा एक पूरे का पूरा चैप्टर है जिसमें कोई सैकड़ों तो नहीं, समझ लीजिए 100-150 के करीब मिस स्टेटमेंट है, और हमारा एक चैप्टर है जिसमें 150-200 के करीब वीकनेसेस हैं। तो इनकी एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं।
और आगे आएंगी, लेकिन मैं अभी मजीद एग्जांपल शेयर करके ना इस सब्जेक्ट को मुश्किल नहीं बनाना चाहता आपके लिए। अभी मुझे सिर्फ इतना बताइए, जितना कंसेप्ट समझाया वो समझ आया आपको? चलिए, और कोई क्वेश्चन? जी, जिस तरह क्या ऑडिटर के लिए, जिस तरह अब देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, फिर भी ऑडिटर ने रिपोर्ट देनी है शेयर होल्डर्स को, वो कौन सी रिपोर्ट है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, यानी रिपोर्ट दोनों सूरतों में जाएगी। अगला सवाल, अगर ऑडिटर को वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल नजर आए, वो लेटर ऑफ वीकनेस देगा मैनेजमेंट को, और अगर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस नजर ना आए तो फिर लेटर ऑफ वीकनेस नहीं देगा। ठीक है, हमारे एक लॉ है उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देना तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नजर आ जाए तो बता दो, और अगर ना नजर आए तो ना बताओ। जी जी, अगर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सामने आती है, हमने मैनेजमेंट को बता दिया, जैसे हेड ऑफिस में बैठे हुए थे ना, उन्हें नहीं पता था कि उनके गोदाम में ये मसला हो रहा है, जब हमने बताया उनको, जब हमने लेटर के जरिए बताया, उन्होंने उसको ठीक कर लिया। इसमें उनका भी फायदा है, हमारा ऑडिटर का भी फायदा है। उनका क्या फायदा है? वो जो चोरी होने का रिस्क था वो कम हो गया। हमारा क्या फायदा है? अगली दफा जब आएंगे ऑडिटर, अगली दफा का फायदा है, अगली दफा के ऑडिटर के लिए तो रिस्क इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो गया, रिस्क कम हो गया, हमें अगली दफा के ऑडिट में प्रोसीजर कम परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहरहाल मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। बाज़ औक़ात, अब प्रैक्टिकली पॉइंट बता रहा हूं आपको, बाज़ औक़ात मैनेजमेंट को हम लेटर ऑफ वीकनेस देते हैं ना, तो वो कुछ ठीक कर लेते हैं, कुछ ठीक नहीं करते, कहते हैं सर हमारे पास इतने बंदे नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, तो हम फिर इसमें कुछ एक्शन नहीं लेते। हम ये करते हैं कि अगली दफा फिर से अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है तो फिर से उनको लेटर ऑफ वीकनेस में इंक्लूड करके अगली दफा फिर दे देते हैं। हम कहते हैं ठीक है, लेकिन हम, क्योंकि अल्टीमेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात सुन लें, इवन अगर कोई मिस स्टेटमेंट हो ना और मैनेजमेंट उसको करेक्ट ना करे, हम मैनेजमेंट को खचाई इस सूरत में भी नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल ठीक ना करे, हम मैनेजमेंट की खिंचाई नहीं कर सकते। इवन मिस स्टेटमेंट हो फिर भी नहीं, ये कौन करेंगे? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? करेक्ट कर लेते हैं वो तो फिर हम रिपोर्ट में मेंशन करेंगे ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा सर अगर हम मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेते हैं, अगर मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेते हैं तो रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहली ऑप्शन, रिपोर्ट में लिखेंगे ऑडिटर ये लिखेगा सर पहले मिस स्टेटमेंट गलत थी, उनमें ये गलतियां थी, अब ठीक है। या दूसरी ऑप्शन, ये फाइनेंशियल में ठीक है। सेकंड ऑप्शन, क्योंकि मैनेजमेंट को इस चीज, सॉरी शेयर होल्डर को इस चीज से गर्ज नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने फेजेस से गुजर के हमारे पास आई हैं, उनको सिर्फ एक चीज से कर, जो फाइनल ड्राफ्ट हमारे पास आ रहा है, जो फाइनल वर्जन हमारे पास आ रहा है वो ठीक है कि नहीं, तो हम उसके बारे में बताते हैं। हाँ, अब इनका क्वेश्चन ये है, तो सर इसमें तो फिर मैनेजमेंट बेतहाशा मिस स्टेटमेंट करेगी कि पकड़े गए तो ठीक कर लेंगे, नहीं पकड़े गए तो चलने दें। अब यहाँ पे ना, अच्छा इसके अलावा कोई क्वेश्चन है यहाँ? जी जी, ये मैं अभी इसका आंसर करता हूँ। इसके बारे में भी डिस्कशन कल करेंगे। इनका क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा, क्वेश्चन वो आज के लेक्चर से रेलेवेंट नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन? रिव्यू रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट में फर्क मैं आपको कर, लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है भला? दोनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन होती है, ये कॉमन है, लेकिन फर्क क्या है ये बाद में बताएं। एक में वेरिफिकेशन ज्यादा होती है, दूसरे में जरा हल्की आंच पे होती है, कम कम। अच्छा, इनका क्वेश्चन कि अगर मैनेजमेंट ने गलतियां की, ये सोच के कि पकड़े गए तो ठीक कर लेंगे, नहीं पकड़े गए तो, हमारा एक एडवांस चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें वो हमें ना मुश्किल हो जाएगा कंसर्न। उसमें हमें वो कहता है जब हमारे सामने आए ना, इसका एनालिसिस भी करो, फर्दर एनालिसिस करो,
अभी रिक्वायर्ड नहीं था, भाई ने सवाल पूछा तो मैं बता रहा हूँ। मिस स्टेटमेंट सामने उसका, मिस स्टेटमेंट की दो टाइप्स होंगी, एक जो जानबूझ के की जाए, एक जो अनजाने में की जाए। जो अनजाने में की जाए उसे कहते हैं एरर, जो जानबूझ के की जाए उसे कहते हैं फ्रॉड। वो कहते हैं, जो मैं अभी आपको जो डिस्कशन करा ना वो एरर की है। अगर फ्रॉड होना, इसका पूरा अलग से चैप्टर है। वो ये कहता है फ्रॉड मैनेजमेंट चाहे ठीक करे चाहे ना करे, फांसी का फंदा फिट करना है इसके ऊपर, ठीक है। उसमें क्या करना है, किसको रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, क्या एक्शन लेना है, वो अभी नहीं, मैं नहीं बता रहा, वो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। आज के लेक्चर में हमने एक ही चीज सीखी है, इंटरनल कंट्रोल, उसकी एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स, और फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। ये हमने वैसे आज स्टडी करने का प्लान तो था, लेकिन चूंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने स्पीड अपनी कम करना कि कोई बात नहीं, सब्जेक्ट की बेसिक्स डेवलप हो रही हैं तो वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। ये हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। आपका क्विज भी जो है वो कल होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।